गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना टॉपिक छोड़ा था लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, या यूँ कह लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि कोर्ट्स का काम होता है कि वो कमेंट करते हैं, जो लेजिस्लेचर द्वारा लॉ बनाया गया है उस पे कोर्ट्स कमेंट करते हैं, ना कि ये बताते हैं कि ये सही है या गलत है, या जस्ट है कि अनजस्ट है। तो कोर्ट्स दे फॉलो दी लेटर ऑफ द लॉ। कोर्ट्स का काम होता है कि दे फॉलो दी लेटर ऑफ लॉ। और लेटर ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि लिटरल लेटर ऑफ लॉ यानी शब्द जो लिखा गया है लेजिस्लेचर में उसको अक्षरशः समझाना, जैसा लिखा गया है वही समझाया जाए, इसी को लेटर ऑफ लॉ कहते हैं। तो ये इसे लिटरल या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये काम किसका होता है? कोर्ट का। लेकिन अब अगर कोर्ट कहीं पर भी लेटर ऑफ लॉ जो है, क्योंकि लॉ लिखा गया है तो लॉ वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए लिखा गया है। अब उस लिखने के टाइम में कई बार ऐसा होता है कि ये जो लेटर ऑफ लॉ है समटाइम्स इट इज़ लॉजिकली डिफेक्टिव या समटाइम्स इट इज़ अनरीजनेबल, या फिर ये कई बार कुछ इसमें तार्किक रूप से कहीं कुछ कमियां रह जाती है, या फिर ये कुछ असंगत हो जाता है। और असंगत बहुत एक्सटेंट तक हो जाता है, उसका कुछ पार्ट असंगत हो जाता है, जो लॉ बनाया गया है उसका कुछ पार्ट इरेलीवेंट हो जाता है या इलॉजिकल हो जाता है। तो इस केस में कोर्ट क्या करता है कि लेटर ऑफ लॉ से डेविएट करता है, यानी जो अक्षरशः लिखा गया है, जैसा लिखा गया है वैसा ही ना समझा करके जो उसका मिसचिफ वाला पार्ट है, या जहाँ पर कि बेनिफिट टू दी सोसाइटी उसका मिसकैरेज हो रहा है, उस पार्ट को छोड़ करके वह उस पार्ट को लेकर के आएगा, उस पार्ट को लॉजिकली इंटरप्रेट करेगा जहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि हमने ये आपको ध्यान हो तो पहले एक केस में पढ़ा था कि एन सदामणि बनाम जी एलेक्जेंडर, एन सदामणि बनाम लास्ट लेक्चर में हमारा था वर्सेस एलेक्जेंडर। तो इस केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायिका का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सामाजिक हित होता है, सोशल इंटरेस्ट उसका मुख्य उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है सोशल इंटरेस्ट। ये आपने पढ़ा है, आपको ध्यान है ये यहाँ पर कि इसका जो ऑब्जेक्ट है, its main object is the social interest. As such, the object of the interpretation is also immediately the social and the public interest vests in it. social interest इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो वह तो क्या करता है कोर्ट यहाँ पर उस जो भी लिखा गया है लेजिस्लेचर में उसको इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि वो सोशल इंटरेस्ट में हो, क्योंकि संविधियों का निर्वचन उसी तरह से होगा। न्यायालय का ये कर्तव्य होता है कि संविधियों का निर्वचन वो इस तरह से करे कि उससे सामाजिक हित उत्पन्न हो, और जहाँ सामाजिक हित उत्पन्न नहीं होता है तो फिर वो उस पार्ट को छोड़ता है या उस पार्ट को करेक्ट करके इंटरप्रेट करता है कि वो बेनिफिट में हो, ना कि उससे नुकसान पहुँचे, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता है क्या होता है, सोशल इंटरेस्ट। तो इट स्विचेस फ्रॉम लिटरल और ग्रामेटिकल रूल टू लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, यानी यहाँ तर्क लगाता है। तर्क क्यों लगाता है? ताकि अबॉर्ट ना हो जाए, ताकि जो लॉ बना है वो उसके बनने के पीछे का जो मेन इंटेंशन है वो कहीं अबॉर्ट ना हो जाए, उसके मिसकैरेज को रोकने के लिए लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगाया जाता है। तो अब लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, एक केस है इसमें रघुनंदन बनाम प्यारेलाल या रघुनंदन वर्सेस प्यारेलाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यदि परिनियम की भाषा साधारण है तो निर्वचन करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि अगर जो लॉ बनाया है उसकी भाषा सरल है,
स्पष्ट है बिल्कुल, तो आपको निर्वचन करने की ज़रूरत नहीं होती. अंडर दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन द कोर्ट इंटरप्रेट the statutes in a literal and ordinary sense. They interpret the words of the statute in a way that is used commonly by all. यानी वो इतनी सरल है कि उस सरल भाषा को एक कॉमन आदमी भी उसी तरह से समझेगा जिस तरह से वो लिखी गई है, और जो लिखने के पीछे उसका इंटेंशन था वह इंटेंशन सीधा उस कॉमन मैन को या ले मैन को समझ आ रहा है, तो उसमें आपको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और इसके लिए एग्जाम्पल है आपका रघुनंदन वर्सेस प्यारेलाल का केस. तो इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत तब नहीं पड़ती है. इस जो ये लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन होता है, इसको लिटरा स्क्रिप्टा और लिटरा लेगिस भी कहा जाता है. ये आप इम्पॉर्टेंट है, इसको लिटरा स्क्रिप्टा और लिटरा लेगिस ये भी कहा जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में. अनदर नेम फॉर लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन लिटरा स्क्रिप्टा और लिटरा लेगिस. ये प्राइमरी रूल होता है आपका, और इस केस में बताया गया है कि जहाँ पर ऑर्डिनरी मीनिंग आ रहा है, नॉर्मल नेचुरल मीनिंग आ रहा है, वहाँ इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसी में एक केस है आगे, ये है रामावतार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर. इस केस में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बीटल लीव्स कुड नॉट बी गिवन द डिक्शनरीज टेक्निकल और बॉटनिकल मीनिंग व्हेन द ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग इज क्लियर. बीटल लीव्स यानी पान के पत्ते. अब जैसा कि वेजिटेबल्स के लिए अगर कहा जाता है, इसको पान के पत्ते वाला केस भी कहा जाता है. और इस केस के द्वारा ये बताया गया कि जिस तरह से पान ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं उनको जो कि सब्जियों की तरह यूज़ होते हैं, उन पे सेल्स टैक्स नहीं था. तो पान का पत्ता भी हरा होता है, तो ये कहा गया कि भाई हरा है तो इसको भी सब्जी की तरह यूज़ करना चाहिए. तब ये कहा गया कि हरा है लेकिन इसका ऑर्डिनरी और इसका नेचुरल मीनिंग जो है वो पान होता है. और पान एक सब्जियों में एक एसेंशियल सब्जी नहीं है, एक बेसिक सब्जी नहीं है जिसे कि सब्जी की तरह यूज़ किया जाए. तो क्या लिखा है, बीटल लीव्स कुड नॉट बी गिवन द डिक्शनरीज टेक्निकल और बोटैनिकल मीनिंग. हालांकि डिक्शनरी का टेक्निकल और बोटैनिकल मीनिंग क्या होता है कि ग्रीन लीफी है और ग्रीन लीव्स हैं, तो इनको सब्जी की तरह वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स की तरह इसको इंटरप्रेट करना चाहिए, जो कि जैसा कि वेजिटेबल्स के इंटरप्रिटेशन में कहा गया है. लेकिन व्हेन द ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग इज़ क्लियर, जब इसका आम भाषा का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पान का पत्ता सब्ज़ी हरा होने के बावजूद ये सब्जी की तरह यूज़ नहीं होता है, तब ये कहा गया कि तब ज़रूरी नहीं है कि डिक्शनरी का मीनिंग टेक्निकल या बोटैनिकल मीनिंग की तरह यूज़ किया जाए. इसको हम ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग की तरह यूज़ करेंगे, जिसमें कि ये पान की तरह यूज़ किया जाता है. बीइंग अ वर्ड ऑफ एवरीडे यूज़ must be understood in its popular sense by which the people are conversant with it, as also the meaning which the statutes dealing would attribute to it. Its sale is therefore liable to sales tax. यानी कि उसको उसके बिल्कुल पॉपुलर सेंस में यूज़ करना चाहिए, जो कि लोग, आम जनता जिस सेंस में उसको यूज़ करती है, ताकि जो है जो लेजिस्लेचर है जिस ऑब्जेक्ट से उसने लिखा है उसका मिसयूज़ ना हो जाए, उसमें जो जस्टिस है या जो उसका रियल इंटेंट है उसका मिसकैरेज ना हो जाए. तो दी स्टैच्यूट डीलिंग वुड एट्रीब्यूट टू इट. तो यानी जो जिस उद्देश्य से वह लॉ बना है उस उद्देश्य का पतन न हो जाए, इसलिए उसको यहाँ पर उसका जो ऑर्डिनरी और नेचुरल और पॉपुलर मीनिंग है उस पॉपुलर मीनिंग में इसको यूज़ करना चाहिए. तो ये पॉपुलर सेंस में उसको यूज़ करना चाहिए. ऑर्डिनरी, नेचुरल मीनिंग विच इज़ क्लियर एंड इन इट्स पॉपुलर सेंस इट शुड बी यूज्ड. इसीलिए उस पर सेल्स टैक्स लगेगा.
यदि वो वेजिटेबल होता तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता, लेकिन क्योंकि वो वेजिटेबल नहीं है, ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग में, पॉपुलर सेंस में वो एक पान की तरह खाने वाला पत्ता है, इसलिए उस पर सेल्स टैक्स लगेगा। तो हमने ये समझा कि लिटरल इंटरप्रिटेशन को लिटरा स्क्रिप्टा, लिटरा लेगिस भी कहते हैं, और ये लेटर ऑफ लॉ को फॉलो करता है, लेटर ऑफ लॉ को फॉलो करता है। ये प्राइमरी रूल है, इसमें हूँ बहू अक्षरशः जो लिखा गया है वही पढ़ा जाता है, वही समझाया जाता है और वही समझ में आता है और आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तब या फिर जहाँ पर किसी भी तरह का कुछ जो इंटरप्रिटेशन है या कुछ लॉजिक जो है वहाँ डिफेक्टिव हो रहा है, जो कि कानून के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ में कुछ डिफेक्ट आ रहा है, या जहाँ पर किसी तरह का कोई अनरीजनेबल या जो इससे तर्क संगत नहीं होता, जो लेजिस्लेचर जिस उद्देश्य से बना है उससे तर्क संगत नहीं होता है, तब फिर हम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को ढूंढते हैं। तो ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो है उस वक्त काम आता है। अब आता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को अगर हम सरल भाषा में समझें तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब शाब्दिक निर्वचन से अवांछित व असंगत परिणाम उत्पन्न होने लगते हैं। इसका तात्पर्य, इसका मतलब अर्थ ये है कि जब शाब्दिक व्याख्या शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ देने लगती है, तब विधायिका के आशय का पता लगाने के लिए दूसरी बातों पर ध्यान देते हुए तार्किक व्याख्या का सहारा लिया जाता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को कब यूज़ किया जाता है, जब विधायिका के आशय का पता लगाना ज़रूरी होता है। और जब विधायिका का आशय का पता कब लगाना ज़रूरी होता है, जब शाब्दिक व्याख्या शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ देने लगती है, यानी जो शब्द लिखा गया है उसके भिन्न भिन्न अर्थ दिए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि पेपर फोल्ड करो, अब कोई इसको यूँ डबल फोल्ड कर सकता है, कोई हॉरिजॉन्टल कर सकता है, कोई वर्टिकल कर सकता है, किसी भी तरह से इसे फोल्ड किया जा सकता है। तो जिसको जैसा इंटरप्रिटेशन समझ आएगा, जिसकी जितनी डिस्क्रिशन जैसा होगा, वो उस हिसाब से अपना फोल्ड करेगा उस पेपर को। तो जब एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ आने लगते हैं, तब क्या होता है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को लिया जाता है। तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आपने यहाँ ये है, means abstract interpretation over logical lattices. Such interpretation departs from the literal words on the ground that there may be other more satisfactory evidence of the author's true intention. इसमें क्या होता है, इंटरप्रिटेशंस डिपार्ट्स फ्रॉम द लिटरल वर्ड्स, जो लिटरली जो वर्ड लिखा गया है उधर से डिपार्ट होकर के वो उस जगह पर उसको शिफ्ट किया जाता है जहाँ से मोर सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस मिले ऑथर के सही सोच के। ऑथर यानी जो कि जिस सोच को लेकर के वो कानून बनाया गया है उसका सही इंटेंशन, उसके सही एविडेंस मिले, उस सोच की तरफ उसको डाइवर्ट करके उसका इंटरप्रिटेशन, उस शब्द का इंटरप्रिटेशन किया जाता है तर्क लगा करके। इसीलिए इसको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करने के टाइम पर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें अराइज होती हैं, जिसको कि कहा जा सकता है कि एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी या आप यूँ कह सकते हो कि अस्पष्टता होती है। दूसरा है इनकंसिस्टेंसी या आप कह सकते हो असंगतता, इनकम्प्लीटनेस या अपूर्णता। अब ये अस्पष्टता या एम्बिग्विटी, असंगतता या इनकंसिस्टेंसी या इनकम्प्लीटनेस या अपूर्णता होती क्या है। तो कब ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी हो तो हमें लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। एम्बिग्विटी या फिर अस्पष्टता या फिर संदिग्धता। तो इसमें है कि समटाइम्स अ स्टैट्यूट इंस्टेड ऑफ मीनिंग वन थिंग मे मीन two or more different things. In such a case, it is the duty of the court to go behind the letter of the law. तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि लिटरा लेगिस या फिर लिटरल इंटरप्रिटेशन में इट डज़ नॉट गो बिहाइंड द लेटर ऑफ द लॉ, लेकिन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में इट हैज़ टू गो बिहाइंड द लेटर ऑफ लॉ। और क्यों होता है, क्योंकि
उस एक शब्द के जो स्टैच्यूट है, जो लॉ बना है, उसमें एक अर्थ की जगह 2 या 3 अलग अलग अर्थ खड़े हो रहे हैं। तो उन अर्थ को कौन सा अर्थ उस वक्त काम में लिया, कौन सा अर्थ उस वक्त काम में लिया जा रहा है, ये एक्सप्लेन करना कोर्ट की ड्यूटी है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको वो शब्द जो लिखा गया है या वो लॉ जो लिखा गया है, उसके पीछे जाके उसका इंटेंशन ढूंढ के उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो ये हुआ एम्बिग्विटी। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी या आप कह सकते हैं इसको असंगतता। तो इनकंसिस्टेंसी में क्या है, समटाइम्स अ लॉ इंस्टेड ऑफ हैविंग मोर मीनिंग देन वन मे हैव none at all, the different part of its being repugnant so as to destroy each other's significance. In such a case, it is the duty of the judicature to correct the letter of the law accordingly. अब इसमें है इनकंसिस्टेंसी। देखिए, सही गलत बताने का कोर्ट का काम नहीं है, लेकिन जहाँ पर कोई लॉ या कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा इंटेंशन जहाँ पर जस्टिस का पतन हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, अबॉर्ट हो रहा है, वहाँ पर कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो जुडिकेचर टू करेक्ट द लेटर ऑफ द लॉ अकॉर्डिंगली, कि उस शब्द को उसको सही करे। तो इसमें लिखा है इनकंसिस्टेंसी यानी असंगतता। कई बार जैसे कुछ लॉ निकला है, उसका कुछ हिस्सा या यहाँ तक का हिस्सा जो है बिल्कुल असंगत है, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिर्फ इतने ही हिस्से का काम है, ये हिस्सा आज के टाइम में उपयोगिता खो चुका है, तो उसका ये काम बनता है कि वो उस हिस्से को करेक्ट करके और इस हिस्से को लागू करे। तो जो असंगत हिस्सा है उसको हटा दिया जाए और जो संगत हिस्सा है उसको लागू कर दिया जाए। फिर आता है इनकम्प्लीटनेस। इनकम्प्लीटनेस या फिर अपूर्णता। इनकम्प्लीटनेस मतलब अपूर्णता। समटाइम्स द टेक्स्ट थ्रू दो नीदर एम्बिगुअस नॉर इनकंसिस्टेंट, यानी कई बार कुछ जो लॉ बनाया जाता है वो ना तो संदिग्ध होता है, ना ही वो अस्पष्ट होता है या असंगत होता है। तो उस केस में क्या होता है, इन सच अ केस इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू प्रोवाइड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द लेटर ऑफ द लॉ। तो ना तो वो अस्पष्ट है और ना ही वो असंगत है, लेकिन वो उसका सही मीनिंग उस वक्त में लॉ में समझ नहीं आ रहा है, तो वो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। तो उसको पूर्ण करना मतलब वो यहाँ तक समझ आया, अब वो पूर्ण कैसे होगा, वो क्या शब्द डालें कि ये लॉ पूरा हो जाए और समझ आ जाए। ये पूर्ण करने का काम किसका होता है, कोर्ट का। और किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के द्वारा। ये काम किया जाता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से पूर्ण करने का काम किया जाता है, अस्पष्ट को स्पष्ट करने का काम किया जाता है, इनकंसिस्टेंट को कंसिस्टेंट बनाने का, इनकम्प्लीट को कंप्लीट बनाने का काम किया जाता है। और इसीलिए इस जगह पर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की नीड खड़ी होती है। अब हमने जैसे शुरू में पढ़ा था कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो टू डिस्कवर और टू कंस्ट्रक्ट, जैसा हमने कि ये यहाँ पढ़ा था। अब इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में फ़र्क क्या होता है, बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है। आज हम अभी डिस्कस करते हैं इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। अब इंटरप्रिटेशन मीन्स या इट डिपिक्ट्स मीनिंग और ट्रांसफ़र ऑफ लैंग्वेज। ट्रांसफ़र ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ द मीनिंग ऑफ एनी फैक्ट, यानी कि निर्वचन का क्या अर्थ है कि अर्थ निरूपण। अर्थ निरूपण, ट्रांसफ़र ऑफ अर्थ निरूपण यानी डिपिक्ट्स मीनिंग, और ट्रांसफ़र ऑफ लैंग्वेज यानी भाषांतरण। ये दोनों जो काम करता है वो इंटरप्रिटेशन है। और इट इज़ द मीनिंग ऑफ एनी फैक्ट, निर्वचन किसी तथ्य का अर्थ होता है। कोई तथ्य ऐसा है जिसको कि अर्थ दिया जा रहा है, या जिसका कि जिस प्रक्रिया से किसी शब्द को अर्थ दिया जा रहा है, वो इंटरप्रिटेशन होता है। और वो प्रक्रिया में उस प्रक्रिया को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ लैंग्वेज होती है या मीनिंग दिया जाता है, इस प्रोसेस को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। फिर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी अर्थान्वयन, इसको कहा जाता है अर्थान्वयन। मैं आपको
लिख देती हूँ। ये होता है अर्थान वयन, और ये तो आपको पता ही है निर्वचन। तो अर्थान्वयन क्या है? प्रोसेस बाय विच इंटेंशन इज डिराइव्ड, या वो तरीका है जिसके द्वारा निर्वचन प्राप्त किया जाता है, यानी ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा निर्वचन प्राप्त किया जाता है। वो प्रोसेस है जिससे निर्वचन प्राप्त होता है, उसको अर्थान्वयन कहते हैं। दूसरा डिफरेंस है इट इज़ द डेरिवेशन, यानी कि ये इसको कह सकते हैं कि निर्वचन साध्य है, और इट इज़ द मीन्स टू ऑब्टेन डेरिवेशन और कंक्लूजन, यानी ये वो साधन है जिसके द्वारा वो डेरिवेशन निकल रहा है या कोई निष्कर्ष निकल रहा है, यानी वो रास्ते, वो स्टेप्स है कंस्ट्रक्शन जिसके द्वारा हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं। और ये जो कंक्लूजन निकला है या जो निष्कर्ष निकलता है उसको हम डेरिवेशन कहते हैं, या कह सकते हैं कि जो हूबहू जो लिखा गया है वो जैसे समझ आ रहा है वो डेरिवेशन हुआ। और जब कुछ कंक्लूजन निकाला जा रहा है तो वो उन रास्तों को, उस पाथ को क्या कहते हैं, जिससे कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, वो कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट डिफरेंस है ट्रू एंड नेचुरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन लेजिस्लेचर्स आर डिटरमाइंड इन दो फैक्ट्स आर, तो ट्रू एंड ओरिजिनल एंड नेचुरल मीनिंग्स आर डिटरमाइंड थ्रू इंटरप्रिटेशन, या इसको कह सकते हैं कि प्रयुक्त हुए शब्दों के जो प्राकृतिक अर्थ हैं उनका सही व सत्य स्वरूप या सही पहलू, उसका निर्धारण निर्वचन द्वारा किया जाता है। इसको मैं वापस आपको रिपीट करती हूँ कि जो प्रयुक्त किए गए शब्द हैं, जो यूज़ किए गए शब्द होते हैं, उनके प्राकृतिक अर्थों से ही, उसके प्राकृतिक अर्थों से ही उसके सही, इसके लिए आप ये पान के पत्ते वाला एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो। तो प्राकृतिक अर्थों से ही उसके सही पहलू व सत्य स्वरूप का निर्धारण किया जाता है, उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और ये क्या है? गोइंग बियॉन्ड दी वर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट ट्रू एंड रियल मीनिंग, मतलब ये शब्दों के पीछे जाके जिस उद्देश्य से वह लॉ बना है या लेजिस्लेटिव बॉडी ने उस लॉ को फ्रेम किया था उसको ढूंढता है। या फिर इसको दूसरे सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि शब्दों के बाहर जाकर उसकी आत्मा के आधार पर उसके सही पहलू व सत्य स्वरूप को जानने की प्रक्रिया अर्थान्वयन कहलाती है। तो शब्दों के बाहर जाके आत्मा के आधार पर, स्पिरिट के आधार पर उसके सही पहलू व सत्य स्वरूप को, सही पहलू व सत्य स्वरूप को पहचानना, ये कंस्ट्रक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है कि कोई भी जजमेंट देते हुए दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है इंटरप्रिटेशन के दौरान। सबसे पहले तो ओरिजिनल मीनिंग और ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट। तो जब किसी भी चीज़ का निर्वचन करते हैं तो दो तथ्यों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला उसका वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए, और परिनियम को बनाते समय उस विधायिका का क्या उद्देश्य रहा है। तो निर्वचन में क्या चीज़ें ज़रूरी है कि जब कोई जजमेंट दे रहे हैं तो उस टाइम में दो फैक्ट्स ज़रूरी होने चाहिए। सबसे पहले तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए, और दूसरा क्या ज़रूरी होता है कि जो परिनियम है, जो एक्ट बना है, उसको बनाते समय विधायिका का क्या उद्देश्य रहा था एट द टाइम ऑफ एनेक्टमेंट, की क्या ऑब्जेक्टिव रहा था लेजिस्लेचर का, ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है। कंस्ट्रक्शन में क्या है या अर्थान्वयन में क्या है? मीनिंग ऑफ द वर्ड इज फाउंड सो दैट द इशू कैन बी सेटल्ड, दिस इशू डज नॉट अराइज अर्लियर, यानी कि जब वो लॉ बना था, जब वो लेजिस्लेचर बनाया था, तब वह इशू खड़ा नहीं हुआ था या वह स्थिति खड़ी नहीं हुई थी, उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन वो बाद में खड़ी हुई है। तो इसको सरल शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि किसी शब्द का अर्थ खोजना पड़ता है ताकि स्थिति का निपटारा हो सके। यानी कोई ऐसी स्थिति है या कोई ऐसा शब्द है जो वर्तमान स्थितियों में उत्पन्न हुआ है, अब उस वर्तमान स्थितियों में उस शब्द की क्या वैल्यू है या क्या रोल प्ले है, उसका अर्थ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खोजना पड़ता है
ताकि किस जो भी विषम परिस्थिति बनी है उसका निपटारा हो सके। तो ये स्थिति जो है विधायन बनाते समय उत्पन्न नहीं हुई थी, क्योंकि ये स्थिति विधायन बनाते समय उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब कोई स्थिति उत्पन्न हुई है तो उस वक्त उस शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए जो कि जस्टिस ला सके, जो कि जो जहाँ पर कि न्याय का पतन ना हो सके। तो इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं, तो कि सोशल बेनिफिट के लिए इंटरप्रिटेशन हो सके। नेक्स्ट है कि ग्रामेटिकल एंड सिंपल मीनिंग इज डिड्यूस्ड, या फिर इसको यूँ कह सकते हैं कि शाब्दिक तथा साधारण अर्थ लिया जाता है। एक सेकेंड में ये डिड्यूस्ड है, ओके। तो ये है ग्रामेटिकल एंड सिंपल मीनिंग इज डिड्यूस्ड। मैं इधर इस लिखती हूँ। ग्रामेटिकल एंड सिंपल मीनिंग इज डिड्यूस्ड। तो निर्वचन में शाब्दिक तथा साधारण अर्थ लिया जाता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि लिटरल और ग्रामेटिकल में ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग लिया जाता है। फिर इधर है समटाइम्स इन इट इररेलेवेंट एंड इलॉजिकल कंक्लूजन्स आर विजुअलाइज्ड। तो कभी कभी शाब्दिक अर्थान्वयन में असंगत व अन्यायपूर्ण परिणाम दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तो कई बार इसमें क्या होता है, अन्यायपूर्ण व असंगत परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, तब हमें कंक्लूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इररेलेवेंट और इलॉजिकल कंक्लूजन्स आने लगते हैं तब हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि सोशल बेनिफिट में वर्ड को इंटरप्रेट किया जा सके। फिर आता है इन इट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज इम्पॉर्टेंट। इंटरप्रिटेशन में ये कहा गया है कि विधायिका का आशय प्रमुख होता है। जिस आशय से विधायिका ने विधायन बनाया है वह इम्पॉर्टेंट होता है। तो निर्वचन क्या कहता है कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज इम्पॉर्टेंट, और इसमें है द डिफाइंड एंड रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द एक्ट इज सीन। यानी कि अर्थान्वयन में मतलब कंस्ट्रक्शन में परिनियम के परिभाषित शब्द का वास्तविक अर्थ देखना पड़ता है। यानी जो उसका वास्तविक अर्थ है या जो उसका टेक्निकल मीनिंग है, जो उस शब्द का कोई बोटैनिकल या टेक्निकल मीनिंग है, उसको देखना पड़ रहा है, ताकि कि पतन ना हो, अबॉर्ट ना हो। इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। फिर है when something explained is mechanical then it is interpretation। तो जब कोई चीज़ जैसे चली आ रही है, जो चली आ रही है उसी तरह से बोली जा रही है, उसी तरह से समझाई जा रही है और वही समझ आ रहा है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कहीं दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। जो ए था तो ए ही बताया जा रहा है और ए ही समझ आ रहा है और ए ही समझाया जा रहा है। तो ये क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है कि यहाँ सब कुछ मैकेनिकल है। जैसे कि मैकेनिकल होता है, आप सुबह उठे हैं, ब्रश करना है, पानी पीना है, आपको फ्रेश होना है, तो ये सारी चीज़ें एक मैकेनिकल है, ये किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता, ये एक प्रोसेस की तरह चलता रहता है। इसी तरह से ये इंटरप्रिटेशन जब मैकेनिकल होता है तब इसको क्या कहा जाता है, इंटरप्रिटेशन है। लेकिन व्हेन समथिंग इज एक्सप्लेन्ड कम्स विद अ पर्पस, लेकिन जब कोई पर्पस उत्पन्न हो जाता है, पर्पस कब उत्पन्न होगा, जब आप कोई चीज़ को के पीछे कोई कारण, जैसे कि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई नियम ऐसा बना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जीएसटी है, तो अब जीएसटी जो है इसमें काफ़ी सारे टैक्सेस को क्यूमुलेट करा है। तो अब एक पर्पस हो गया है कि एक जीएसटी, अब कोई भी चीज़ है, अब उसमें अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो वो पर्पस आ गया। तो अब ऐसा नहीं है कि जो पहले जो टैक्सेस लगते थे वो सारे टैक्सेस हट गए हैं, उनमें अमेंडमेंट करा गया है। अमेंडमेंट करके एक क्यूमुलेटिव एक्ट बना है जिसको कि जीएसटी कहते हैं। अब इस जीएसटी में जो
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सेल्स टैक्स की ली, सर्विस टैक्स की ली, आपके सेंट्रल सेल्स टैक्स आया, या जो भी और गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस थे आपके, अगर उसमें जो भी उनको क्यूमुलेट करा है, उनके जो पॉइंट्स लिए हैं, उनकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ली हैं, अब उनको इंटरप्रेट करना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, या जब कोई ऐसी स्थिति, कोई इशू खड़ा हुआ है, तब किसी शब्द को इंटरप्रेट करना, उसको कहा जाएगा कंस्ट्रक्शन। अब है टू रीड और टू अंडरस्टैंड। निर्वचन क्या होता है? रीड और अंडरस्टैंड, मतलब जो आया है, जो परोसा गया है, उसको वैसे का वैसा खाना, यानी जो जैसा लॉ बन के आया था उसको वैसा ही पढ़ना, वैसा ही समझना, ये इंटरप्रिटेशन होता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? टू डिराइव कंक्लूजन फ्रॉम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जब कहीं पर लॉजिकली कोई लॉ डिफेक्टिव हो गया है, या यूँ कह सकते हैं कि कोई चीज़ अनरीजनेबल क्रिएट हो रही है, तब उसमें ऐसा कंक्लूजन डिराइव करना उसको पढ़ करके और उसको समझ करके, कि जिससे कि जस्टिस का अबॉर्शन ना हो, जस्टिस का मिसकैरेज ना हो, इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इट फोकस मोर ऑन वर्ड्स। निर्वचन जो होता है, इंटरप्रिटेशन होता क्या है? इट इज़ जस्ट इट इज़ नॉट समथिंग इन विच वी गो बियॉन्ड दी वर्ड्स। शब्दों के पीछे नहीं जाते हैं जहाँ हम, एंड इट फोकसेस मोर ऑन वर्ड्स, या फिर इसको कह सकते हैं लिटरा लेगिस या लिटरा स्क्रिप्टा। लेकिन अर्थान्वयन में क्या है? इट फोकसेस मोर बियॉन्ड द एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स। जो शब्द जैसा लिखा गया है उस पर ध्यान न देकर के उसकी आत्मा को जहाँ पर पढ़ा जाता है, या उसकी, ये जैसा कि मैंने यहाँ लिखा था, स्पिरिट और ट्रू और रियल मीनिंग को समझा जाता है, इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि कोई लॉ बना है, उसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रिटेशन होता है। रीड और अंडरस्टैंड करके जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, यदि वो कंक्लूजन एज सच जो रीड और अंडरस्टैंड करा है वही का वही निकल रहा है, तब तो वो इंटरप्रिटेशन हुआ। लेकिन अगर उस रीड और अंडरस्टैंड करने को, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यू आर कॉर्डली इन्वाइटेड टू अटेंड दी वेबिनार, और उस वेबिनार में मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, फॉर बेटर कम्युनिकेशन मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। तो अब इसमें है कि सिंपल ये होता है, टू अटेंड दी वेबिनार यू आर कॉर्डली इन्वाइटेड। तो आप क्या, ये जैसा लिखा है वैसा ही समझ आ रहा है कि आपको वेबिनार अटेंड करना और आप इन्वाइटेड है। इसमें कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं है, इसके अलावा इसका कोई अर्थ समझ भी नहीं सकता है। यही अर्थ है, यही बात लिखी गई और यही समझ आएगा। लेकिन अब है टू डिराइव कंक्लूजन फ्रॉम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यदि लिखा है कि फॉर बेटर कम्युनिकेशन मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, मतलब आप जो है, जैसे लैपटॉप है जिनके पास, वो उनसे कम्युनिकेट करें, मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। तो कोई ये सोचेगा मोबाइल्स अलाउड नहीं है तो मैं चलो पेजर रख लेता हूँ साथ में, या मैं अपना कोई और किसी तरह का गैजेट रख लेता हूँ, ताकि जो है कम्युनिकेशन मेरा उधर भी चलता रहे और इधर मैं वेबिनार भी अटेंड करता रहूँ। तो ये क्या हुआ? ये कंक्लूजन हमने डिराइव करा है। इसके मल्टीपल कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। एज पर दी सर्कमस्टांसेस हम कंक्लूजन डिराइव करेंगे कि हमें ऐसा क्या कंक्लूजन निकालना है जिससे कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जिस इंटेंशन को लेकर के हमने ये बात कही है, वो इंटेंशन की पूर्ति हो। तो उस इंटेंशन की पूर्ति करने के लिए हमको एक इन सारी बातों में से बेस्ट कंक्लूजन निकाल करके डिराइव करना पड़ता है। इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं और ये इंटरप्रिटेशन होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में होप आपको ये सारा इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्शन, लॉजिकल, लिटरल इंटरप्रिटेशन समझ आए होंगे। इनसे रिलेटेड छोटे छोटे से केस लॉज है समझ आए होंगे। और अब हम इसमें आगे कुछ इनके, अभी तो हमने किया था ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स है। ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स है, जो कि लिटरल और लॉजिकल में है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैचूट्स करेंगे, जो कि एक लॉन्ग लिस्ट है। तो और उसमें कुछ और भी ऐड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसे पढ़िए और